अभी आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड का हम आपको तैयारी के आधार पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज हमने बनाया है, जिसमें करीब 22-23 क्वेश्चन शामिल किया है, जो आपको परीक्षा में तैयारी के लिए सहायक होगा। एक बार भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसको समझने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं गुजरने वाले लंबवत लिख देते हैं हम आपके लिए, लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत आसान सा ये आपका टॉपिक है। वैद्युत फ्लक्स में कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके लंबवत वैद्युत बल रेखाएं जो भी गुजरती हैं वो आपका कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। ये अगर हम डेल्टा ए कहते हैं तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए, ठीक है। ये आपकी फ्लक्स जो आपकी होती है अदिश राशि होती है, तो फाई ई बराबर होगा आपका ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ये आपका सूत्र बनता है, ठीक है। अभी हमने पूछा है मात्रक क्या होगा, तो मात्रक बड़े आराम से समझ सकते हैं आप कि इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और उसमें हो जाएगा आपका मीटर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं वैद्युत परिपथ के किरचॉफ नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत परिपथ के किरचॉफ के द्वितीय नियम को कहते हैं पास का नियम, ठीक है। इसी को कहते हैं वोल्टता का नियम। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, दोनों हम आपको बता दिए कि किरचॉफ का नियम भी होता है और वोल्टता का नियम भी होता है, ठीक है। वोल्टता का नियम और किस संरक्षण पर आधारित है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसके आंसर होगा इस प्रश्न का ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं लेंज का नियम। लेंज के नियम में क्या है वो आप समझिए थोड़ा। लेंज का नियम लगता है प्रेरण की क्रिया में, देखिए संबंधी नियम। तो इसमें ये कहा जाता है लेंज के नियम में, लेंज का अगर हम नियम कहते हैं, इसको समझ लीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में, चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारक का भी कह सकते हैं या उस कारण का भी कह सकते हैं, उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लेंज का नियम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? लेंज का नियम कहते हैं। इसे लेंज का
नियम कहते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब आगे देखते हैं एक और। आगे है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्धचालक की चालकता पर, तो याद रखिएगा, ताप अगर हम बढ़ा रहे हैं अर्धचालक को, अर्धचालक में आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये पदार्थ आते हैं। ठीक है। सामान्य अवस्था में परम शून्य ताप पर इनकी चालकता शून्य होती है, वैद्युत चालकता। और अगर इनकी चालकता ताप बढ़ा रहे हैं तो याद रखिएगा अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। क्या घट जाता है? तो हम लिखेंगे प्रतिरोधकता घट जाती है या प्रतिरोध घट जाता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि चालकता जो होती है, वैद्युत चालकता, प्रोपोर्शनल होती है 1 प्रतिरोध के। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से काम करता है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, है ना? लेंस की क्षमता, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता P कहते हैं। ठीक है, तो क्षमता P बराबर होता है 1/F, ये मीटर में होता है तब। ठीक है, और अगर इसे सेंटीमीटर में आप फोकस दूरी को यूज करेंगे तो F यहाँ लेंगे सेंटीमीटर में। इस बात का ध्यान रखा जाता है। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। सिंपली D से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 200 समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 200 माइक्रोकूलाम को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पृष्ठ, है ना, ऐसा पृष्ठ जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, शून्य हो जाए। ठीक है ना, विभवांतर अगर शून्य होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसका कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जो विभवांतर होता है W/Q होता है ना। तो जब विभवांतर शून्य हो गया तो डेल्टा W भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी डेल्टा W बराबर V/Q लिखेंगे। तो ये विभवांतर 0 हो गया दो बिंदुओं के बीच, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, शून्य मान देगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि R दूरी का अगर वैद्युत क्षेत्र पर दो विद्युत द्विध्रुव लगे हैं, R दूरी पर दो वैद्युत द्विध्रुव लगे हैं, ऐसे R दूरी पर। ठीक है, यहाँ से इनकी दूरी R अगर है तो आपसे पूछा है कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो R के किस घात के अनुक्रमानुपाती होगा। तो याद रखिएगा जो बल होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/R4 के, या ये भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल होगा R-4 के। ठीक है, ये आपका आंसर होता है। याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव में अगर दो वैद्युत द्विध्रुव के बीच का बल अगर हम काउंट करते हैं तो बल का जो दूरी के साथ जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है और 4 घात के होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमने लिखा है कि क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए और इसका अपवर्तनांक से संबंध बताइए। हमने ये दिया है, इसका अपवर्तनांक से संबंध बताइए। तो इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, क्रांति कोण की अगर हम परिभाषा दे रहे हैं तो क्रांति कोण आता है प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में। तो आप लिखेंगे कि प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में
जिस आपतन कोण के लिए आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण R जिसको बोलते हैं का मान 90 अंश यानी 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण IC या C दोनों में से कोई लेते हैं कहलाता है। ठीक है। अब बोला है कि अपवर्तनांक के साथ संबंध क्या है, तो अपवर्तनांक के साथ संबंध होता है कि साइन IC बराबर 1/n। ठीक है, ये संबंध होता है। यहाँ एक बात का याद रखना चाहिए कि n है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। एक सवाल दिया है कि देखिए, इस सवाल में ये है कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका संवेग, चाल तथा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो ऊर्जा में हो, ठीक है ना, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर 12.27 बट्टे में √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए पहले हमको यहाँ पे संवेग निकालना था, तो पहले हम संवेग के लिए ही बात कर लेते हैं। तो पहले हम संवेग निकाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये संवेग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो संवेग जो होता है P बराबर काइनेटिक एनर्जी बटे C होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे C यानी 3 × 10⁸। थोड़ा और कर देते हैं तो 1.6 10⁻19 ये जूल में हो गया, ये 3 × 10⁸ हो गया। यहाँ पे काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो संवेग हो जाएगा आपका 16 चौके 64, ये 9 8 17 यानी 27 kg/s। ये आपका आंसर होगा संवेग का। बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आपको जानना चाहिए। अगर संवेग आ गया तो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा ये देख लीजिए। तो संवेग हमने निकाला है P बराबर mv ले सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास लेना है तो v बराबर हम कह सकते हैं कि P/m। यहाँ संवेग है 6 × 10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो हम वेग जब निकालेंगे तो हम कर सकते हैं 6.4 बटे आपका 6.4 हटा देते हैं, दशमलव इतना हम लिख सकते हैं गुणे 10 के घात। देखिए ये ऊपर जाएगा 7 4 11 यानी 4 आएगा, तो वेग हो जाएगा आपका, ये देखिए, तो ये वेग होगा आपका। तो एक सुन्ना अगर हम इसको दे देते हैं बाई द वे, तो हमारा ये 91 हो जाएगा और 10 के घात 4 हो जाएगा। हम इसको लगभग 90 कह सकते हैं, 3 होगा, सॉरी 3 हो जाएगा। तो 9 7 63 आपका 7 दशमलव चला जाएगा, 9 7 63। 63 का मतलब हो जाएगा यहाँ 3 और यह हो जाएगा ऐसे, तो यह आएगा 7 और 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा 9, फिर 9 दूना 18, तो 7 दशमलव, ठीक है, 9 दूना 18 ले लेंगे, तो 9 एकम 9 ही रखिए,
इतना मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा, लगभग हो सकता है। अब हमें निकालना है इसके मान को। इसके मान को थोड़ा फोकस करिए। तो ये है तुम्हारा आपका 12.27 बटे में 120 वोल्ट का मान कितना है 120। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 120 एंगस्ट्रॉम क्लियर रहेगा आपका। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12.27 बटे में आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12 होगा। चलिए इसको ठीक से लगा देते हैं हम आपको। तो 4 गुणे 3 गुणे 10, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 12.27 बटे 2, ठीक है। और 30 का हो जाएगा, 30 का तो ये आपको हमने बता दिया। जब आप इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 10.95। जब इसको भी अगर आप हल कर देंगे, इसको जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर 10 एक बार जाएगा, यानी 11 भी मान लीजिए तो 1 जाएगा, और फिर उसके बाद 2 जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर हुआ। ये सवाल आप जरूर देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से रहता है, चाहे वो संवेग वाला पूछे, चाहे वो वेग पूछे, और चाहे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछे, ठीक है। अगला सवाल ये है कि 60 अंश के कोण का एक प्रिज्म है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये आपका प्रिज्म कोण ए है। पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक यानी ये आपका n है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको पूछा है कि अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, ठीक है ना। ये अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, यानी आपसे मांगा डेल्टा m का मान। आपतन कोण क्या होगा, यानी I का मान। अपवर्तन कोण क्या होगा, यानी R का मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2 ये मान होता है। ये सूत्र है आपका प्रिज्म के अपवर्तन के लिए, ठीक है। अब यहाँ आप रख रहे हैं तो यहाँ √2 लिखेंगे, जैसा कि हमने ये दिखाया आपको। यहाँ साइन लिखेंगे, यहाँ 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 लगाएंगे, बटे साइन यहाँ पे 60 बटे 2 लगाएंगे। तो डेल्टा ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसके बाद आपका साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन 30। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो यानी इसका मान 1/2 होता है, तो ये रूट हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए √2 का ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, √2 ऐसे कट जाएगा, यानी 1/√2 आपको दिखेगा। और ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक है। तो 1/√2 का जो मान होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। क्या होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 बराबर होता है 1/√2 बराबर, इसी के हम ऐड कर लेते हैं 60 प्लस डेल्टा m बाई साइन 2। साइन खत्म हो जाएगा तो 45 बराबर 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, यानी यहाँ जाएगा तो 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा m, यानी ये इधर जाएगा तो डेल्टा m बराबर होगा 90 माइनस 60, यानी डेल्टा m होगा 30 अंश। ये आपका पहला आंसर हो गया। थोड़ा कठिन है ये, जब भी क्वेश्चन आएगा इतना बड़ा तो 5 नंबर में आएगा। अभी यही परिवेश में चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपतन कोण निकालना है, तो आपतन कोण बराबर होता ही है a प्लस डेल्टा m बाई 2। ये हमने पहले ही दिखाया, देखिए यहाँ पे ये आपतन कोण आपको शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए कि अब हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 60, यहाँ क्या लिखेंगे 30, ये कितना होगा 2, तो I बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, यानी आपतन कोण का मान आपका कितना आया 45 अंश। अब बचा अपवर्तन कोण,
तो r बराबर होता ही है a/2, प्रिज्म कोण का आधा, यानी ये 60 है बटे 2 है, तो r का मान कितना आएगा 30 अंश। ये आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं, थोड़ा सा कठिन पढ़ें आप लोग, थोड़ा सा सरल भी देखते हैं। ये चित्र में दिया गया है कि AB के बीच तुल्य धारिता, तुल्य प्रतिरोध सॉरी। तो यहाँ देखिए ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में जब भी लगाते हैं तो हम R डैश लगा रहे हैं, 1/2 लगाएंगे, आधा आधा जोड़ के 1 होगा, यानी R डैश का मान होगा 1। यहाँ से यहाँ तक R 1 हो गया, यानी A 1 ओम हो गया, इसके बगल वाला 2 ओम है, ये भी यहाँ लगाया, तो लास्ट प्रतिरोध जो होगा 1 और 2 जोड़ करके होगा, यानी R डबल डैश बराबर 3 ओम, यानी पूरे सर्किट का AB के बीच प्रतिरोध कितना होगा 3 ओम। अब है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक, संभव मात्रक देना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला भी होता है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, एक और भी होता है गॉस। ये 4 संभव मात्रक हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है, अब एक और देखते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इसके पूरे प्रूफ को पूछा जाता है। तो इसका मान क्या होगा, तो याद रखिए 1/μ0 बराबर होता ही है C, यानी प्रकाश की चाल, यानी इसका मान क्या होगा 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मान होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करिए। तो ये देखिए लिखा है कि एक सीधा चालक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक से इतने मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो सीधे चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है μ0/4πI/r। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये आपका r है और ये भी समझ लीजिए कि ये आपका I है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अब होता है sin φ1 प्लस sin φ2। यहाँ देखिए φ1 इसको कह लीजिए और ये 60 डिग्री φ2 हो जाएगा। ये चित्र में दिखाना है, चित्र से ही आप देखेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, तो इसका होता है 10 के घात -7 मान, यहाँ है 2 एम्पियर और यहाँ है 2.73 सेंटीमीटर को मीटर चेंज कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए साइन रखना है आपको 30 अंश, फिर रखना है साइन 60 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। b बराबर 2/2.73, ये भी ठीक हो गया। ये ऊपर कर देंगे तो 10 के घात -5 बचेगा, 2 कट जाएगा इसमें से। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल सरल है, अभी देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत आसानी से लगेगा। यहाँ देखिए 2.73, यहाँ हम खोल रहे हैं, इसको हम 2 लिख के 1 + √3 लिखेंगे और √3 का मान हम इतना लिख सकते हैं। ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो 2.73 आएगा, मतलब ये पूरा मान कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो b बराबर आएगा 10 के घात -5 या 1 × 10 के घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका b का मान होगा, आंसर। ठीक है, चलिए अब आपके मान के ये जो दिशा बोला है, तो सीधे चालक के कारण, ये देखिए यहाँ से सीधे चालक अगर हम बनाते हैं, अगर धारा ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अराउंड ऐसे बन के आएगी, यानी यहाँ जाएगी नीचे की तरफ और इस बिंदु पर जाएगी ऊपर की तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपर होगी। एक और देखते हैं, लिखा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का लूप है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लूप, मतलब ऐसा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लूप। ठीक है, 4 एम्पीयर की धारा चल रही है, 4 एम्पीयर की धारा हो गई आपकी। अब सीखिए कि ये I हो गई, ये आपका R हो गया। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। एक लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0/2 I/r, ये है म्यू, लूप के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यहाँ खूब अच्छी तरह से समझते हैं कि ये मान 4π10⁻⁷ होता है और ये 2 हो गया आपका।
आई फोकस करिए तो 4 दिखेगा, आर को फोकस करिए तो 20 सेंटीमीटर है, मीटर चेंज करना ही पड़ेगा हमें, ये मीटर हो गया। तो खूब अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 4 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। ये टोटल हो जाएगा b बराबर 4 पाई 10 के घात माइनस 7, और ये एक कम हो जाएगा, कहने का मतलब हमें ये कह रहे हैं हम। अब यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो 4 पाई 10 के घात माइनस 6, क्लियर हो गया, एक इसमें से घट गया। तो b बराबर 43.14 10 के घात माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 12.56 10 के घात माइनस 6। एक पॉइंट बैक कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 1.56 गुणे 10 के घात माइनस 6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए है कि एक सीधा तार है, 2 एम्पीयर की धारा चल रही है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सीधा तार है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा चल रही है, ठीक है, यानी ये आई है आपका। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये मूव कर रहा है, उसका वेग दिया है 4 गुणे 10 के घात माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, और ये तार, इस तार से जो दूरी है वो है 0.1 मीटर। समझ में आ रहा है? आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे बल क्या होगा। तो याद रखिए, बल का जो सूत्र है Q भी B साइन थीटा होता ही है। आप यहाँ से लंबवत ले रहे हैं तो थीटा को 90 जब रख देंगे तो F बराबर Q भी B बनेगा। यहाँ जो इस पर जो B चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, जो उसका रियल मान होगा वो होगा सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी I/R। अब इसी में पूरे मान को आप पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा। यहाँ से देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आवेश है तो ये मान इतना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान 1.6 × 10⁻19 होता है। याद रखिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, न कि आप स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ाई जब स्टार्ट की जाती है तो उसमें ये सब मान को बार बार बताया जाता है, ये इसका मान, ये इसका मान, लेकिन अभी किसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वेग आपका हो गया 4 गुणे 10 के घात माइनस 4, इस पूरे का मान होता है 2 गुणे 10 के घात माइनस 7। ठीक है, अब बचा I और R। I का मान है 2 एम्पियर, R आपका नीचे है 0.1 मीटर। यहाँ से देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम दशमलव पे है, ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ 16, 4, एक और 4, ठीक है ना, 2 2 4 4 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए 19 में क्या क्या मिल रहा है, 19 हो गया, 4 हो गया, 7 4 11, 7 4 11 10 30, यानी आप ये मान लीजिए कि आप 10 के घात माइनस 30 पर हैं। यहाँ पे थोड़ा हल करेंगे तो ये 256 दिख रहा है आपको, 10 के घात माइनस 30। ठीक है, और लास्ट में हम अगर कर रहे हैं, पॉइंट बैक करते हैं तो माइनस 28 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए हमसे गलती हो गई, यहाँ पावर में 4 लिखा है, हमने ये गलती की है, प्लस का है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें से 4 और कम आएगा। तो 4 अगर कम आता है तो कितना आप लिखेंगे, ये 4 और कम कर दीजिए तो 30 में से 4 जाएगा तो 26, यहाँ भी आपका 26 आएगा, और 2 बैक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, सॉरी इसके लिए, ये हम ध्यान नहीं दिए, आपका सवाल में ये प्लस में था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए अपने आप में कठिन माना जाता है, और कठिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप वेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं रहते, इसलिए इसको कठिन कह रहे हैं। यहाँ लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में इस वेग से चल रहा है, यानी ये वेग फिक्स है, लेकिन उसने दिशा देने के कारण इसको कठिन किया। यानी वेग वेक्टर के रूप में अगर हम लिखेंगे तो y एक्सिस पे चल रहा है तो हम इसके साथ j यूनिट वेक्टर लगाएंगे।
यानी इस राशि को वाई एक्सिस पर चलाने के लिए वेग को वेक्टर राशि में जाएंगे यानी सदिश राशि में जाएंगे तो ये लिखेंगे। और जो बी है आपका वो भी सदिश राशि है 0.3J और 0.4K। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण बताना है और दिशा भी बतानी है। तो देखिए F बराबर होता है QVB। अगर हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ भी ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ Q का मान तो इलेक्ट्रॉन है तो आप यही लगाएंगे, ऊपर भी हम यही किए थे, आवेश मान है। अब बचा वेग, वेग को हम लिख रहे हैं 2 × 6 और J। अब इसके साथ क्रॉस जो हो रहा है वो ये है 0.3J प्लस 0.4K। खूब अच्छे से समझिए, याद रखिएगा, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया सवाल माना जाता है। अंकों को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1.6 × 10⁻19। याद रखिएगा जे का जे के साथ क्रॉस जब होता है तो वो 0 आता है। जे का जे के साथ क्रॉस 0 आता है, पहले कह रहे हैं। अब जे का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो 2 × 10⁶ और ये पॉइंट हो गया 0.4। और जे के यहाँ जे क्रॉस के कर रहे हैं तो जे के का क्रॉस जो होता है वो आई आता है। तो हम लिख सकते हैं F बराबर, ये देखिए आपका 4 दूना 8 दिख रहा है ना, तो 16 दूना 32 ये आपको दिखा, ये अभी रहने दीजिए 0.4 हम लिखा दे रहे हैं, और 19 ये 13 दिखेगा आपको। आई जे के का मतलब आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर है ये, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 4 3 12, इतना 10⁻⁻ कितना था 13 आई, ठीक है ना। तो ये जो बल लगेगा वो बल जो होगा, बल F की दिशा x एक्सिस पर होगी, ये आंसर होगा। देखिए पूरे सवाल को हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक ये सवाल दिया है, ये कई बार बोर्ड में आया है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 और 10 सेंटीमीटर की हैं, यानी ये देखिए 25 सेंटीमीटर की ये भुजा है, 10 सेंटीमीटर की ये भुजा है, ये लूप आपका यहाँ रखा हुआ है और कह रहा है धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो लूप है इसमें 1.5 की धारा चल रही है, ठीक है। इसे एक इस प्रकार रखा जाता है कि बड़ी भुजा इस लूप ये तार से 0.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और एक लंबे चालक में 25 सेंटीमीटर की धारा बह रही है। ये चालक है जिसमें 25 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो याद रखिएगा प्रवाहित हो रही है जो समांतर है, मतलब ये इसके साथ समांतर है, तो ये 2 समांतर हो गए। तो याद लिखा कि इस लूप के प्रत्येक भुजा पर बल, ध्यान से समझिएगा, तो ए बी पर बल, ए बी भुजा पर बल अगर हम निकाल रहे हैं तो एफ ए बी मान लीजिए हमने लिख दिया। तो 2 चालकों के बीच का जो बल होता है वो सूत्र I1 I2 बटे R इंटू L होता है। ये आपको समझ में आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टाइम आपको लगने वाला है। यल तो हम ये वाली लेंगे यानी 25 सेंटीमीटर, यानी L के लिए तो फिक्स हो गया कि 25 सेंटीमीटर हम लेने वाले हैं, यानी ऐसे लेंगे। अब बचा कि पहले ही भुजा ए बी पर हैं तो ये बीच की दूरी यानी R का मान हम लेंगे 2 सेंटीमीटर। ये भी आपको समझ में आ गया, मीटर में हमने ले लिया। अब बाकी I1 I2 तो आपको समझ में आ रहा है कि 25 और 1.5, यानी I1 का मान यहाँ पे 25 और I2 का मान 1.5 एम्पियर में। अब रख लीजिए एफ ए बी बराबर 2 × 10⁻⁻7 25 1.5 L कितना 25 × 10⁻⁻, L कितना है भाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब बचा R हमारा है 2 × 10⁻⁻2, ये कैंसिल, ए भी कैंसिल, ठीक है।
अब देखिए एफ ए बी हमारा जो आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो 25 25 625 हो गया हमारा और 1.5। यहाँ पे ये देखिए आपका 10 के घात -7 दिख रहा है, बाकी कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे गुणा करेंगे आप, तो अलग से गुणा करना चाहें अलग से कर लें, और नहीं तो यहाँ करना चाहें तो यहीं कर लें। तो यहाँ कर देते हैं हम आपके लिए। 5 5 25, 5 दूना 10 तो 12, 6 5 30 और 1 31, ये हो जाएगा 5 2 6, 5 7 3 9, 2 एक अंक पे दशमलव है, तो 9 3 7 5 पॉइंट 10 के घात -7। एफ ए बी बराबर हो जाएगा, थोड़ा बैक कर लेते हैं, तो 9.37 गुणे 10 के घात 5 न्यूटन। ये आंसर हो गया। एक भुजा पर, एक भुजा मतलब आपका ए बी पर, इन दोनों भुजाओं पर हम एक बता देते हैं, AC भुजा पर जो बल होगा वो 0 होगा, और इस BD भुजा पर भी बल होगा वो 0 होगा। प्रत्येक भुजा को बोला है, तो हम आपको प्रत्येक भुजा की दिखा रहे हैं। क्यों होगा? क्योंकि इस भुजा पर आपका बल लगेगा ही नहीं। बल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब BIL sin थीटा लिखते हैं तो उसमें इस थीटा के साथ जो कोण बनता है वो 0 अंश का बनता है, इसीलिए ये नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। एक और भुजा आ रही है आपकी FCD। FCD में क्या होगा कि μ0/2π तो रहेगा, 2π I1 I2/r इंटू L ये भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ चेंज है वो समझ लीजिए। ये मान आपका 2 गुणे 10 के घात -7, ये मान तो फिक्स है बिल्कुल 25 और 1.5 का। L भी फिक्स है 25 10 के घात -2 का, और R आपका थोड़ा टेंशन देगा। R को समझ लीजिए, हम यहाँ समझा देते हैं R को। यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहीं 10 सेंटीमीटर। देखिए हमने 10 सेंटीमीटर दिखाया है, तो अब यहाँ से इस चालक के लिए जो दूरी हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि आप यहाँ पे R जो ले रहे हैं 2 + 10 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ये देखिए कट गया, ये कट गया आपका। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इतने पूरे का मान, ये पूरे का मान, ये काम करिए, ये काट दीजिए, 2 × 12। इस पूरे का मान हमने जो निकाला था वो ये है, यही मान हमने निकाला था। तो ये मान हम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये पूरे का मान हो गया 937.5/6 और 10 के घात -7। देखिए इसमें भी 10 के घात -7 था, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, अब हमारे पास आता है FCD। भाग दे दीजिए, तो 6 × 6 हुआ, 3 6 25 30 हुआ, 6 6 के 36 हुआ, पॉइंट 36 हो गया आपका। 1 5, तो 6 दूना 12 हुआ। ठीक है, 3 0 6 25 30 हुआ, 10 के घात -7 हुआ, और FCD जो आ गई आपकी, पॉइंट बैक करेंगे तो 10 के घात -5 न्यूटन। ये भी मान आपका आ गया। अब बचता है एक क्वेश्चन इसने और डाला कि इस लूप पर कुल बल कितना होगा। तो अब देखिए कि ये धारा दोनों सेम दिशा में थी, इसका आकर्षण था, लेकिन ये प्रतिकर्षण था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बल इधर ले जाएगा तो ये बल इधर ले जाएगा। इसका मतलब जो परिणामी बल अब आएगा, यानी लूप पर कुल बल जो होगा, कुल बल तो होगा F बराबर FAB में से FBA को आप घटा लीजिए, CD को घटा लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको समझ में आ रहा होगा। 9.37 10 के घात -5 घटाएंगे 1.6 10⁻⁻⁵, सीधा सीधा घटा लीजिए, यहीं रख के घटा लीजिए। देख लीजिए ये 1 आया। ठीक है, 8 5 13 8 आया, 8 में 7 ये 10 के घात -5 न्यूटन। ये आपका आएगा टोटल बल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं एक और।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है NiA, ये होता है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि m बराबर होता है NiA, तो NiA का मतलब ये हो गया कि n तो कुंडली की संख्या है, n क्या है? n है कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसका तो मात्रक होता ही नहीं। अब बचाइए, तो इसका हो जाएगा एम्पियर और हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका ये मात्रक हो गया। हमें बीमा भी देनी हो, जैसे हमें बीमा अगर देनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो हम L2 लिख लेंगे, इसके लिए A लिख लेंगे, क्षेत्रफल का हो जाएगा L2 और एम्पियर का A। अब ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए संकट बनाएगा। लिखा है कि L लंबाई का एक स्टील का तार है, उसका चुंबकीय आघूर्ण M है, अर्धवृत्ताकार में अगर मोड़ दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? सुनिए जरा, ये मान लीजिए कि L लंबाई का एक स्टील वायर है, इसका चुंबकीय आघूर्ण अगर हम लिख रहे हैं तो हम M इंटू L लिखेंगे, ये तो फिक्स है, यानी इसकी लंबाई और इसके ये चुंबकीय है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकन तीव्रता। अगर इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी घट जाएगी, तो एक सेंटर बनाएंगे तो ये 2r आएगा, यानी जो लंबाई यहाँ L दिख रही है अब क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अब यहाँ समझिएगा, हम m बराबर क्या लिख सकते हैं? m/l लिख सकते हैं। अगर हम इसको मोड़ दिए, अब इसको मोड़ दिए तो अब क्या लिख सकते हैं? परिधि हो रही है, यानी अब हम लिख सकते हैं, ये छोटा m है आपका, ठीक है, तो अब छोटा m जो लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? m बटे क्या लिखेंगे? m बटे लिखेंगे हम पाई r, 2πr होता है, वैसे 2πr पूरे गोले का होता है, लेकिन आधा ही गोला हमने लिया है तो हम यही लगाएंगे पाई r, ठीक है। अब अगर हम इसका m' निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ये m लगाएंगे, ये m तो लगाएंगे ना भाई, तो ये m लगाएंगे और हम बीच की दूरी लेंगे l, तो यहाँ बीच की दूरी के नाम पे l की जगह क्या आएगा? 2r, तो हम यहाँ 2r लिख देंगे और ये हमने m निकाला है तो m बटे पाई r लिख देंगे, तो r कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं कि यह इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा m/पाई, m/2 m/पाई, 2 भी रहेगा, ये होगा आपका। उसके बाद लिखा है कि धारा मापी और वोल्टमीटर में बदलने के लिए रचना में क्या परिवर्तन करते हैं? एक सिंपल सा तरीका है कि धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उच्च प्रतिरोध R को धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टमीटर से कम होता है, तो धारा मापी से अगर वोल्टमीटर हमें बनाना है तो प्रतिरोध को बढ़ाना होगा पूरे परिपथ का, इसलिए ऐसा करते हैं। जैसे इसे गैल्वेनोमीटर है आपका धारा मापी, इसके साथ हम एक और रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो जो ये आकृति आपकी बनेगी ये आपकी वोल्टमीटर होगी। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए, चुंबकीय आघूर्ण का आपको सूत्र लिखना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा है, जो हम अभी दे रहे थे मात्रक के लिए, तो m बराबर हो जाएगा NiA, आंसर। धन्यवाद। इतना वीडियो हमने आपको दिया है, 22 सवाल हमने आपको दिया है। हम समझते हैं कि आपको ये कारगर होगा, इसलिए लास्ट में हम आपको लिख रहे हैं कि अगला वीडियो मेरा देखिएगा और जय हिंद हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। आपका पेपर सफल हो।